अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या हिंदुस्तान अब जाग गया है? और साथ में ऐसे पार्टियां भी जो मिलके कभी ख्वाब देखे थे कि भारत से या भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का जो ख्वाब देखे थे, वो लोग भी अब अपनी पीठ में खंजर घोंपे जाने के बाद क्या वो अब अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं? ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस हफ्ते अगर देखेंगे तो शिरोमणि अकाली दल ने भी कह दिया है कि वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे या वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ ही साथ एआईएडीएमके जो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी कह दिया है कि वो भी एनडीए का हिस्सा अब नहीं रहेगी। थोड़े कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने भी इल्ज़ाम लगाकर एनडीए को छोड़ दिया था कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। वैसे ये बात ज़रूर है कि सियासी लोग जो होते हैं वो पहले से ही हवा का पता चल जाता है उनको, या हवा किस रुख में चल रही है उसका पता लगाते ही वो अपनी चाल, अपनी मंसूबाबंदी, अपनी हिकमत अमली नए तरीक़े से, असर नौ तरीक़े से बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसा है, जैसा कि एनडीए के साथ ना जाने का जो फैसला है, अगर ये चीज़ सही है और आवाम कहीं ना कहीं, या मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू, अगर आप यही कहते हैं या बीजेपी यही सुनना चाहती है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला अगर हिंदू है तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू अब बीजेपी के ख़िलाफ़ हो गया है? जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को परेशानी बढ़ रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि झोली वाले फ़कीर बाबा अपनी झोली उठाकर यहाँ से अब जाने के लिए तैयारी का सामान, या बल्कि अपनी झोली में सामान भरना शुरू कर दें और जाने की तैयारी कर लें। एक तरफ आरएसएस नाराज़ है तो दूसरी जानिब कोई हलीफ उनके साथ आना नहीं चाह रही है। मेरे ख़्याल से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ के बना इंडिया अलायंस अब की बार वोट बंटने नहीं देगा। वोट बंटने नहीं देगा की बात जब आई तो मैं ये भी कहूँगा कि किसी ने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मगर एयरपोर्ट भी बिक गया, प्लेन भी बिक गया, रेलवे स्टेशन भी बिक जा रहा। बहरहाल नवरत्ना जो थे पहले हिंदुस्तान के, जिस पे कभी हिंदुस्तान को फ़ख्र हुआ करता था, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठिकाने लगने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे आज हिंदुस्तानियों के हालात पे अगर देखेंगे तो ऐसी हुकूमत है हिंदुस्तान में जो ना नौजवानों को नौकरी दे पा रही है और ना आम आदमी को तनख्वाह बस हो रही है। इफ़रात ज़र इतना बढ़ गया है कि अगर आदमी अपनी तनख्वाह में घर तो चला ले रहा है, लेकिन घर चलाने के अलावा अगर बीवी बच्चे इसरार करते हैं कि कहीं हम बाहर जाके खाना खाएंगे, तो वो आदमी जो हिंदुस्तान का मासूम नागरिक होता है या सुकूनियत यहाँ पे जो इख्तियार किया हुआ है, जो यहाँ पे रहता बसता है, वो अपने बीवी बच्चों को भी अगर घर से बाहर खिलाने लेके जाता है या तफरी के लिए लेके जाता है तो उसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अभी अगस्त के महीने की रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, जिसमें कहा गया है कि अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोग अपने पैसों की जो बचत करते थे, जो स्मॉल सेविंग्स होती थी, वो अब बचत ख़त्म हो गई है। जो पैसे आ रहे हैं कमा के, जो घर ला रहा है, वो वहीं पे खर्च हो जा रहे हैं। अब उसके लिए आगे उसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मजबूरी है या शौक़ है, ये तो हर आम हिंदुस्तानी इस बात की गवाही दे सकता है कि वो किन हालात में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अगर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की ही बात करेंगे तो तकरीबन अगस्त के महीने में 1,48,000 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड पे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने खर्च किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक मोटा मोटा हिसाब 1.5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड पे खर्चना, ये इस बात की निशानी है, या मैं ये कहूँगा कि त्योहार के मौके पे घूमना जाना, बाहर के खाने की बात तो अपनी जगह है, लेकिन गणपति की पूजा आई थी, गणेश की त्योहार को मनाया गया है, तो बहरहाल जो भी हुआ था क्रेडिट कार्ड पे 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर महीने अगस्त के महीने में खर्च होते हैं, तो फिर इस बात का अंदाज़ा है कि आवाम
किस सिमत में जा रही हैं या मुल्क किस सिमत में अवाम को खर्च के बोझ तले दबा रहा है। आइंदा महीने देखिए दिवाली और दशहरा भी आने वाली है, वहाँ पर भी फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा और लोग इसी खर्च के चक्कर में डूबते हुए नजर आएंगे। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी साहब की लीडरशिप में चलने वाली गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट अभी 6 महीने के लिए 6,55,000 करोड़ रुपए खर्च लेने का मंसूबा बनाए रखी है। एक साल में यही खर्च 15,43,000 करोड़ रुपए हो जाने वाला है। अब ये खर्च अगर देखा गया तो गुज़िश्ता साल ये 7 लाख करोड़ का खर्च था, जो इस साल 15 लाख करोड़ रुपए खर्च हिंदुस्तान लेने जा रहा है। अब अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पहले तो आदमी के घर में कोई पैसे बच नहीं रहे हैं और हिंदुस्तान खर्च जब लेने लगेगा या आदमी जब क्रेडिट कार्ड पे अपनी ज़िंदगी चलाने लगेगा तो वो क्रेडिट कैसा भरेगा और हिंदुस्तान जो खर्च ले रहा है उससे हिंदुस्तान की मैशियत पे क्या असर हो सकता है, इसका तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई अंदाज़ा तो लगा ही ले सकते हैं। इस हफ्ते एक और रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान का 20% आबादी अब आइंदा 10 साल के बाद 60 साल के ऊपर के लोगों की अक्सरियत 20% हो जाएगी। अगर 150 करोड़ के मुल्क की आबादी का 20% लगाते हैं तो 30 करोड़ लोग 60 साल की उम्र का निशाना पार कर जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके उम्मती हैं जिन्होंने ये बताया है कि कितनी अहमियत वालिदैन हमारी ज़िंदगी में रखते हैं। माँ बाप को उफ तक नहीं करना है, माँ बाप की इज़्ज़त करना है, माँ बाप के बात को सुनना है। ये बात अपनी जगह अहमियत है। मैं समझता हूँ कि इस्लाम में क्या हर मज़हब में यही बात कही गई है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में जो या पैसे की मोहब्बत में जो लोग भागना शुरू करें हैं, उसमें फिर भी मैं समझता हूँ कि हम गनीमत है जो अभी भी माँ बाप की इज़्ज़त अब एहतराम अभी भी उसी तरीके से करते हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ ये भी अपनी चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये बात ज़रूरी है कि जब अब दौड़, ये जो रैट रेस है, जो भागने की जो दौड़ शुरू हुई है, इसमें हम अपने वालिदैन या 60 साल के उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनका ख्याल करना ज़रूर शुरू कर दें। इसलिए कि ये बात कही जा रही है कि 60 साल के ऊपर के जो लोग रहेंगे हिंदुस्तान में रहने बसने और ज़िंदगी गुजारने वाले, उनको कम से कम 2 कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब 2 ऐसे बीमारियां लाहक हो जाएंगी जिनकी देखभाल करना उनके लिए दुश्वार कुन हो जाएगा। अब 2 कोमॉर्बिडिटीज़ की जब बात आती है तो वो हो सकता है कि दिल का दर्द हो सकता है या बीपी का आर्जा हो सकता है, शुगर का आर्जा हो सकता है, गुर्दों का आर्जा हो सकता है, घुटनों का आर्जा हो सकता है। बहरहाल ऐसे बहुत सारे, मगर कम से कम हर आदमी को 2 ऐसे बीमारियां लाहक हो जाएंगे जिसकी उन्हें देखभाल करना है। अब बात यह है कि ये चीज़ तो अपनी जगह हो जाएंगी, लेकिन ये बात भी इस मौजू को लाने का मकसद यही था कि अगर ऐसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 10 से 12 साल के बाद अगर ये चीज़ होने वाली है तो क्या उसमें हमारा हिस्सा कितना रहेगा। उमूमन 20% के हिसाब से 30 करोड़ लोगों की आबादी को हम 60 के ऊपर मानते हैं, तो 30 में 15% अगर देखते हैं या 20% हमारी कुछ देखते हैं तो हमारा भी हिस्सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्ग लोगों का किस तरह ख्याल करना है, उनकी तकलीफ़ को, उनके आराम को यकीनी बनाने के लिए हमें किस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा और क्या हम इस तकलीफ़ को लेकर उनके साथ गुज़र सकते हैं। उनके सामने तो बता नहीं सकते, लेकिन क्या हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह अपने मुस्तक़बिल को, बजाय इसके कि हम फजूल खर्ची में पैसे उड़ाने के बजाय कुछ ऐसी मुस्तक़बिल की मंसूबा बंदी करें जिससे कि अपने वालिदैन को, कम से कम अपने वालिदैन को एक खतीर रकम महीने को महीना उनको मिल जाया करे, ताकि वो अपने ज़रूरियात जो होते हैं उनकी तकमील करने में उन्हें परेशानी ना हो। इसलिए कि आगे चल के जो बताया गया है, जो रिपोर्ट में यही बताया गया है
کہ ایسے لوگ جب پریشانی میں آئیں گے تو ان کے پاس سہارا دینے کے لیے آدمی نہیں رہے گا. دواخانے جانے کے لیے ان کو جو پریشانی ہوگی اس کے لیے ان کو آنے جانے آمد و رفت کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. اور ٹریٹمنٹ کے لیے دوا کے اخراجات اپنی جگہ رہیں گے، دواخانے میں اس سے ہٹ کے اگر دواخانہ جاتے ہیں تو اس کے اخراجات الگ ہوتے ہیں. تو ایسے سب حالات کو بتاتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان ملک کی جو صحت ہے وہ اب صحت اتنی تندرست نہیں رہے گی جتنے کی اب تک بتائی گئی تھی. اب 30 کروڑ یا 20% حصہ آبادی کا اگر 60 کے اوپر ہوتا ہے اور وہ بیمار رہے گا تو ہیلتھ کے اوپر کتنے اخراجات آئیں گے، گورنمنٹ کتنی برداشت کر سکتی ہے، یا دواخانے کتنے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ایسے حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ حالات اپنی جگہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے حالات جو پریشانی ہو سکتی ہے وہ کل یہ ہے کہ دواخانے کے اخراجات جو بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ اب دواخانہ وہ دواخانہ نہیں رہا جو جس زمانے میں عثمانیہ دواخانہ ہوا کرتا تھا. آج عثمانیہ دواخانے کو بند کرنے کی جو بات آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اگر پرانے شہر میں عثمانیہ دواخانہ بند ہوتا ہے تو پرانے شہر کے دوسرے جو 2 بڑے 3 دواخانے ہیں وہ چلنے نہیں دوڑنے لگیں گے. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے عثمانیہ دواخانے کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن نئے شہر کے اطراف میں جو بڑے دواخانے کھل رہے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے منافع بخش، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پروفٹ بیئرنگ فروٹ کی طرح استعمال کرنے کی بات آ رہی ہے. ویسے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سوچتے رہیے کہ ٹولی چوکی گچی بولی فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے طرف ایک مسلم قائد کے لڑکے کو ایک 500 بیڈ یا 500 کروڑ کا دواخانہ بنا کے دیا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت کو لے کر کس طرح دواخانے جو پیسے ایٹنے کا کوشش کر رہے ہیں اس میں کیسا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو، ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنا دواخانہ کھولو اور لوگوں سے پیسے ایٹنے کی تیاری شروع کر دو. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان سب حالات میں اگر ہم اپنے آپ کو تندرست رکھتے ہیں، اپنے آپ کو فائنینشلی سٹیبل رکھتے ہیں، تو پھر ہم آگے چل کے مستقبل میں ہونے والے چاہے وہ کووڈ ہو یا کوئی اور طریقے کے نام کے بیماری ہو اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بزرگ لوگوں کی حفاظت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کر کے رکھنا چاہیے کہ انہیں نہ آپ کو نہ ان کو کسی بھی قسم سے معاشی طور پہ پریشانی میں یا قرض کے تلے دب کے مخروض ہو کر اپنی زندگی کو اور اجیرن بنانے سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.